नमस्कार। आज गुरुवार हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। मैं शुरू से ही हिंदी में बात कर रही हूँ। लास्ट थर्सडे भी हमने विज्ञान की शोध के बारे में बात किया था, जो सिकल सेल एनीमिया है उसका कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और साइंस ने एक नई राह दिखाई है, उसके बारे में हम सब आशावादी है। और साइंस का जो मार्च ऑनवर्ड है, वो मार्च ऑनवर्ड अभी होने में कितना दिक्कत हुआ था, कितने विज्ञान के लिए भी शहीद हुए थे। हम तो सोचते थे कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ही लोग शहीद होते हैं, पर विज्ञान की ऑनवर्ड मार्च के लिए, विज्ञान का आविष्कार करने के, विज्ञान का स्वीकार करने के लिए हमारे पूरे दुनिया में जो माहौल था, जो समय था, उसमें विज्ञान का स्वीकार आसान नहीं था। विज्ञान के लिए जो वैज्ञानिक लोगों ने अपना बलिदान दिया, ऐसे शहीदों के बारे में आज बात करेंगे। आप लोगों को अजीब लगेगा ये टाइटल देख के कि शहीद तो होते हैं सिर्फ देश के लिए, और वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया की बात है, पर ये तो विज्ञान का जो आविष्कार है उसका जो फायदा मिलता है पूरी दुनिया की मनुष्य सभ्यता लेती है। मतलब विज्ञान को कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई देश नहीं है, वो पूरे दुनिया में जो भी आविष्कार होता है वो पूरे दुनिया में पहुंच जाता है। और उसका जो नियम है, विज्ञान की शोध का जो नियम है, लॉ ऑफ नेचर, और उसका जो इन्वेंशन से जो लॉ ढूंढा जाता है, वो पूरी दुनिया में एक ही तरह काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो अफ्रीका में हो, भारत में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, उसका लॉ एक ही है। ये बात अगर हम ठीक से समझ ले तो हमारे आगे जो अभी धुंधलापन है, जो पूरा क्लाउडेड एटमॉस्फेयर है, जो डार्क फेस दिख रहा है हमारी सभ्यता का, मनुष्य सभ्यता का, वो उसमें काफी उजाला आ सकता है। हम लोग बहुत विज्ञान के लोग डिग्री भी लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बड़ी कैरियर भी बनाते हैं, फिर भी विज्ञान के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, विज्ञान के आविष्कार का, उसका जो साइंटिफिक ट्रूथ में जो हमारा विश्वास होना चाहिए, वो भी कम हो रहा है। काफी पूरे दुनिया में लग रहा है कि सब लोग ऐसी ही बातों में विश्वास करते हैं जो अनसाइंटिफिक है। मुझे याद है कि नर्मद का जो समय था, और वो समय पे हमारे दुर्गाराम मेहता, बहुत बड़े हमारे सोशल रिफॉर्मर, नर्मद से भी पहले, उन्होंने साइंस को लेके अपना मैगजीन शुरू किया था इतने साल पहले, 200 साल पहले। तो ये जो कोशिश होती थी वो टाइम पे साइंस को, विज्ञान का स्वीकार करने के लिए, ऐसी कोशिश आज नहीं है। आज वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, कैरियर ठीक है, पर मेरा तो श्रद्धा इसमें है। मतलब आस्था ठीक है, अपना श्रद्धा ठीक है, पर विज्ञान के सत्य में विश्वास करना, और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये मनुष्य सभ्यता जो आगे इतनी बढ़ गई है, और इतना आविष्कार हुआ, इतनी फैसिलिटी हम यूज कर रहे हैं, पर वो अप्लाइड पार्ट है विज्ञान का, और उसका जो मूल है उससे हम काफी दूर आ गए। तो आज ये बात करना इसलिए जरूरी है। और ये जो तीनों शहीद हैं, उनका जन्मदिन भी अभी 12 फरवरी को डार्विन का गया, चार्ल्स डार्विन का। अभी भी चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थियरी अमेरिका जैसे देश में भी काफी स्टेट की स्कूल नहीं पढ़ा रही है। हमारे यहाँ तो निकाल ही दिया है मेरे हिसाब से। और हमारे देश में अभी भी डार्विन की, मतलब मजाक के रूप में बोलते हैं, क्या हम लोग बंदर थे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा मतलब एक कैजुअल अप्रोच। जो सही में उन्होंने जो बात बताई थी वो कोई बंदर की बात नहीं थी, पर हम अभी समझदारी का जो ये है उसका प्रॉब्लम जो है, और इसलिए चार्ल्स डार्विन का भी अभी गया 12 फरवरी, अभी कोपरनिकस, ब्रूनो और गैलीलियो का भी फरवरी में ही उनका जन्मदिन है। ऐसे आज मिर्जा गालिब का भी दिन है। बहुत सारा मतलब लोग, बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, और हमारे देश में भी, और सबने कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड नहीं बोलूंगी, ह्यूमन काइंड के लिए। तो इसका हम अप्रिसिएशन और एक्नोलेजमेंट के लिए हम आज आप ये बात रख रहे हैं। हमारे दिलीप भाई सताशिया स्पीकर है, वो यूनिवर्स साइंस फोरम से जुड़े हुए हैं, और उनकी वो कोशिश है साइंटिफिक टेम्परामेंट का फैलावा करना, स्प्रेड करना, खास करके बच्चों और स्टूडेंट्स में, स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग, जिसके बल पे हमारी नई पीढ़ी खड़ी होगी और हमारा भविष्य भी जिसके बल पे तैयार होगा।
तो उनका काफी एक्टिविटीज है। वो विज्ञान चेतना करके ई मैगजीन भी चलाते हैं और बहुत सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे दिलीप भाई स्पीकर के रूप में हमें मिले हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आज के विषय पे बात रखने के लिए। दिलीप भाई सताशिया। सबको नमस्कार। मेरा हिंदी तो इतना ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने की। जो आज का विषय है विज्ञान के शहीदों कोपर्निकस, ब्रूनो गैलीलियो। गैलीलियो का जन्मदिन आज है 15 फरवरी। ब्रूनो का शहीद है, जन्मदिन नहीं, वो शहीद दिन है फरवरी में, 17 फरवरी ईस्वी सन 1600, मतलब आज से 400 साल पहले वो शहीद हुए थे विज्ञान के लिए। और कोपर्निकस उससे भी पहले। ऐसे देखे तो फरवरी जो महीना है, ये मैं तो बोलता हूँ कि विज्ञान का महीना है। बहुत सारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट का जन्मदिन है, स्मृति दिन है। हमारा जो साइंस डे है, नेशनल साइंस डे, वो 28 फरवरी जो है, सीवी रामन ने उस दिन 1928 में 28 फरवरी को रामन इफेक्ट का आविष्कार किया था, जो गुजराती में रामन प्रभाव बोलते हैं, रामन असर बोलते हैं। तो उसके मान में, उसके सम्मान में 28 फरवरी पूरे देश में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है। ये दिन भी इस फरवरी में है। और जो एक इम्पोर्टेंट डे है, मैं वो जिक्र करना चाहूँगा, जो 11 फरवरी है, 11 फरवरी, वो महिलाओं का जो प्रदान है, महिला और लड़कियों का साइंस में, उसका पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे है। इसलिए जाहिर किया कि महिलाओं का जो हमारी सोसाइटी में अभी भी ये है, पुरुष और महिला समानता नहीं है, तो इसलिए डे को स्पेशल जाहिर किया गया कि महिलाओं ने जो प्रदान, इतना ही प्रदान किया है। हम हमारे देश में भी, जैसे असीमा चटर्जी है, अन्ना मणि है, डॉक्टर आनंदीबेन जोशी है, ऐसे बहुत सारे महिला साइंटिस्ट है जिसको हम जानते नहीं है। हमारा एजुकेशन में जो हमारा कोर्सेज है, पाठ्यक्रम है, उसमें पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स भी जानते नहीं है उसके बारे में। तो महिलाओं का भी इतना ही बड़ा प्रदान है। जैसे मेरी सोमरविले करके साइंटिस्ट थे, महिला साइंटिस्ट, स्कॉटलैंड के थे। जो साइंटिस्ट हम बोलते हैं, वैज्ञानिक, वो शब्द पहले तो नहीं था। पहले तो बोला जाता था मैन ऑफ साइंस। साइंटिस्ट शब्द नहीं था, वैज्ञानिक शब्द नहीं था। तो मैरी सोमरविल के लिए ये शब्द यूज़ किया गया, मैन ऑफ साइंस। तो उसने सवाल उठाया कि मैं तो महिला हूँ, मैन ऑफ साइंस नहीं हूँ। तो बहुत चर्चा डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया साइंटिस्ट। जैसे आर्ट के लिए जो काम करते थे तो आर्टिस्ट थे, तो साइंस के लिए जो काम करते थे साइंटिस्ट थे। तो ये मैरी सोमरविले का अगर आप लाइफ देखें तो बहुत स्ट्रगल वाला थे। लेकिन आज का जो विषय है हमारा, कोपर्निकस, ब्रूनो गैलीलियो, जैसे विज्ञान की हम बात करते हैं, मैं अगर मेरी बात करूँ तो विज्ञान का जो प्रथम परिचय जो होता है स्कूल में होता है, और उसमें एक ऐसे निबंध आता था, विज्ञान शाप या अभिशाप, शाप के अभिशाप। तो विज्ञान की जो जब जानने की मतलब जो ज़रूरत होती है, जब विज्ञान को जानना कि विज्ञान है क्या, तब ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को हमारे सामने रख के विज्ञान की चर्चा शुरू होती थी। तो और एक निबंध में वो ऐसे ही दिया जाता था निबंध में, और हम स्कूल में पढ़ के रट के याद रख के लिखते थे कि विज्ञान ने कुछ चीज़ें बनाया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कुछ वैक्सीन बनाया, दवाई किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट ये किया, लेकिन बॉम्ब भी बनाया, वॉर का इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो विज्ञान अभिशाप है। लेकिन उसको, विज्ञान को यूज़ जो किसके हाथ में है, जैसे बॉल पेन है मेरे पास, मैं इसे लिख भी सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ, किसी का आँख भी फोड़ सकता हूँ मैं। तो इसमें बॉल पेन का कोई नहीं है। बॉल पेन का आविष्कार किया जो साइंटिस्ट ने, इसको तो कोई दोष नहीं है, उसे लिखने के लिए आविष्कार किया। लेकिन विज्ञान किसके हाथ में है? जैसे सीवी रामन का जो याद किया, सीवी रामन तो बोलते थे कि हम लोग जो साइंस करते हैं वो तो लोगों का भला के लिए करते हैं, लोगों का लाइफ को सुधारने के लिए और बेटर लाइफ बनाने के लिए। लेकिन अब वॉर में उसको यूज़ करते हैं, वो तो गलत चीज़ है। उस समय सीवी रामन ने बहुत बड़ा ये भी किया था, आवाज़ उठाया था। तो ये जो कोपर्निकस, ब्रूनो गैलीलियो,
वो विज्ञान को हमको जैसे रोशनी, पूरा हमारा समाज जो है विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है, वो तो समाज से जुड़ा हुआ है। समाज को बेहतर करने के लिए विज्ञान उसको नई दिशा दिखाता है। और पुरानी जो सोच है, अंधश्रद्धाएँ है, जैसे महिला की बात की तो महिला में कम बुद्धि है, ऐसा जो आज भी मानते हैं उस ज़माने में भी था। जैसे साइंस में महिला काम नहीं कर सकती थी, मेरी सोमरविले ने जो उसके लिए स्ट्रगल किया था कि साइंस में अब काम नहीं, बुद्धि वाला काम है, महिला लड़की उसमें काम नहीं कर सकती है। तो उससे भी पहले का ज़माना, जैसे कोनिकस से पहले एरिस्टोटल, तो ईस्वी सन पूर्व की बात है, 2000 मतलब कोपरनिकस का जन्म हुआ 1473, तो आज से शायद 550 साल पहले कोपरनिकस जन्म का हुआ। उससे पहले एरिस्टोटल का, मतलब साइंस की दुनिया हो या फिलोसॉफी की बात हो तो एरिस्टोटल का साम्राज्य चलता था। वे बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उस ज़माने की जो परिस्थिति थी उस हिसाब से उसने दुनिया को समझने का, उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। तो एरिस्टोटल ने जो बताया था, जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र में है, और बाकी सब जो दुनिया है, तब की दुनिया जो आज की जो दुनिया है उससे लिमिटेड थी। चांद दिखता था, सूर्य दिखता था, तारे कुछ दिखते थे। तो हमारी पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सब जो ग्रह तारे जो है उसके आसपास प्रदक्षिणा करते हैं, घूमते फिरते हैं, और पृथ्वी स्थिर है और वो सपाट है, फ्लैट है। ये एरिस्टोटल की मान्यता थी। तो जब कोपरनिकस आया 1473 में, तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया, मतलब एरिस्टोटल का जो मान्यता थी उसका खंडन किया। मतलब ऐसे ऐसे खंडन नहीं किया, उसने पूरा स्टडी किया। उस ज़माने में टेलीस्कोप तो नहीं था, तो पूरे रात भर आकाश को देखते रहते थे, दिन में सूर्य को भी देखते थे। जैसे गैलीलियो भी सूर्य को देखते रहते थे, तो उसका आँख का रोशनी चला गया। वो लास्ट 60 के बाद, मतलब 60 ईयर के बाद उसका रोशनी, दोनों आँख का रोशनी चला गया था देखते देखते। मतलब एक सूर्य का जो कलंक है उसमें ब्लैक स्पॉट है, उसका स्टडी करते करते उसका पूरा आँख चला गया था। तो इस तरह का उन लोगों ने कोशिश किया था साइंस को ये करने के लिए। कोपरनिकस का जो काम है वो मेन काम ये है उसका कि एक ही काम उसका मेन है, बाकी बहुत सारा काम किया है, लेकिन एक जो मेन काम किया कि पूरा दुनिया को, उस ज़माने की जो दुनिया 500 साल पहले, उसको पूरा तहस नहस कर दिया कि ये क्या हो गया। तब जो धर्मगुरुओं का शासन चलता था। कोपरनिकस का जन्म हुआ पोलैंड में, जो मैडम क्यूरी भी पोलैंड में है, पोलैंड में जन्म लिया बाद में। तो कोपरनिकस ने ये जो मान्यता थी पूरी, तो धार्मिक जो किताब थे तब तो यूरोप कंट्री में सर्च का, मतलब पादरियों का शासन चलता था। तो जो धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो सत्य है। ये हमारे जीवन के बारे में हो, हमारी पृथ्वी के बारे में हो या ब्रह्मांड के बारे में हो, जो धार्मिक किताब में जो लिखा है वो सनातन सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ईश्वर ने जो बना के दिया है, वो बोलते थे कि ईश्वर ने पृथ्वी को स्थिर रहने का आदेश दिया है तो घूम नहीं सकती है, और सूर्य को घूमने का आदेश दिया है तो उसको हम स्थिर नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब जो मान्यता थी, कोपरनिकस ने एक किताब लिखा, उसमें लिखा था, वो किताब का नाम था ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल मतलब जो अवकाशी ग्रह जो है, मतलब अवकाशी पदार्थ है, उसके बारे में पूरा उसका सिद्धांत दिया था। तो उसमें लिखा उसने, और किताब तो लिख तो दिया, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं कर पाया। उसको डर था कि अगर वो प्रसिद्ध करते हैं तो ये धर्मगुरु जो लोग हैं वो तो उसको बैन कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, उसको जला देंगे। तो उसने जो इतना पूरा जीवन, पूरा जो आविष्कार किया है वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएंगे। उसके बाद तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सत्य क्या है। तो किताब उसने उसके पास रखा था, लेकिन उसके दोस्त लोग जो थे उसने बोला कि इसको प्रसिद्ध तो करना ही चाहिए। लेकिन तब तो कोपरनिकस का उम्र भी हो गया था, वो तो 1543 में उसका देहांत हुआ, 24 में, मतलब 70 साल के थे तब। लेकिन वो जब लास्ट डे था उसका मृत्यु का, उस टाइम एक किताब पब्लिश हुआ। लेकिन उसके बाद तो 4-5 दिन शायद जिए, उसके बाद वो जी नहीं पाए उम्र की वजह से।
लेकिन एक किताब में उसने जो लिखा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, हमारे चंद्र जो है वो मतलब बाकी सब जो ग्रह है बुध शुक्र, तब तो सारे जो अभी जो प्लैनेट्स है यूरेनस ये सब तो आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन बुध शुक्र शनि ये जो कुछ मंगल ये सब जो ग्रह है ये सब सूर्य केंद्र में है और सूर्य स्थिर है, बाकी सब जो प्लैनेट्स है वो उसके आसपास घूमते हैं। ये कोperनिकस का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत गुजराती में बोल सकते हैं। और पहले का जो सिद्धांत है एरिस्टोटल और टॉलेमी वो ये भी बहुत बड़ा फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था, लेकिन उसने भी धर्मगुरु का साथ लिया और एरिस्टोटल का साथ लिया। उसका हिम्मत नहीं था, उसको एकदम बिल्कुल पता, वो इतना विश्वास नहीं करते थे एरिस्टोटल के सिद्धांत में, लेकिन उसको डर था तो एरिस्टोटल के सिद्धांत को उसको सपोर्ट किया कि यही सही है कि पृथ्वी सेंटर में है, सूर्य बाकी सब उसके आसपास घूमते हैं। तो टॉलेमी और एरिस्टोटल का जो सिद्धांत था उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक प्रिंसिपल, मतलब भू केंद्रित पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, ये सिद्धांत था। कोपरनिकस ने उसका खंडन किया और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। लेकिन कोपरनिकस उसको ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाया, उसने पूरा ये सिद्धांत लिखा, किताब लिखा, उसके बाद तो वो मर गए। उसका मरने के बाद 5 साल के बाद मतलब 1548 में ब्रूनो का जन्म हुआ। ब्रूनो का पूरा नाम है फिलिप्पो जियोर्दानो ब्रूनो। ब्रूनो जो है वो साइंटिस्ट नहीं था, किसी का खोज किया कुछ सिद्धांत का ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन कोपरनिकस का जो सिद्धांत था उसका जो किताब था उसका प्रचार किया। और ब्लाइंडली नहीं, मतलब ब्लाइंडली प्रचार किया नहीं कि वो उसमें विश्वास करता है इसलिए नहीं, सिर्फ विश्वास करता है इसलिए नहीं, उसने बहुत सारा अध्ययन किया। वो जब 18 साल के थे, ऐसे तो देखो तो वो पादरी था, चर्च में पादरी बनने गए थे। वो ऐसा नहीं था कि धर्म का कुछ उसको खारिज कर देना है कि साइंस को बताना है, वो तो बस ऐसे पादरी था, लेकिन उसका एक जिज्ञासा था, ज्ञान पिपासा था कि दुनिया जो हमारी है उसके बारे में जानना, बाकी सब जो घटनाएं घट रही है वो कैसे घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो जानने की इच्छा थी। तो पादरी होते हुए ईश्वर में भी श्रद्धा करते थे, लेकिन कि हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में जो कोपरनिकस ने जो बताया वो सही है कि वो स्थिर नहीं है, कि ईश्वर अगर है तो ईश्वर तो ऐसा कैसा है कि जो गलती जो है उसको सुधार नहीं सकते हैं। ईश्वर तो ऐसा मना नहीं किया है कि भाई आपने जो गलती किताब में जो लिखा है वो गलत है तो सुधार नहीं करते, ऐसा भी तो ईश्वर ने नहीं लिखा है कि। तो ऐसे करते करते कोपरनिकस का जो सिद्धांत था उसका प्रचार किया ब्रूनो ने। ब्रूनो ने जब पहली बार वो देवड़ में पादरी थे तो उसका पढ़ने का शौक था, तो लाइब्रेरी में वो जाते रहते थे। तो कोपरनिकस का किताब जो बान हो गया था, ये लाइब्रेरी के कपबोर्ड में कहीं कॉर्नर में कहीं पड़ा था, वो उसके हाथ में आ गया। वो पढ़ा से एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये तो क्या है ये। वो पढ़ने के बाद पूरा पढ़ लिया। फिर वो इटाली में जन्मे थे ब्रूनो, लेकिन उसने पता किया कोपरनिकस के बारे में, पता चला कि वो तो पोलैंड में पैदा हुए थे, वहाँ उसकी समाधि है, मतलब उसके कब्रिस्तान में कब्र है। सबसे पहले वो पोलैंड चले गए, कोपरनिकस का जो कब्र था वहाँ उसने फूल रख के श्रद्धांजलि दिया और वहाँ उसने प्रण लिया कि जो आपका जो सिद्धांत है मैं स्टडी किया है और वो सही है, मैं उसका प्रचार करूँगा। वो प्रण लेके वापस आए इटाली और वह प्रचार करना शुरू कर दिया। जैसे वो शुरू किया तो जो पादरी लोग थे उसने उसका ये किया कि आप तो धर्म के विरोध में जा रहे हैं, आपका धरपकड़ होगा, जेल में डालेंगे सब। तो इटाली का नौला नाम के शहर थे, उसमें वो जन्मे थे। वो शहर उसको छोड़ देना पड़ा, दूसरे शहर में गए, वहाँ से भागना पड़ा। तो ऐसे उसका पूरा जीवन ऐसे भागेड़ू, मतलब भागता फिरता, कहीं वो टिक नहीं पाए, एक दिन भी नहीं रुक पाए। उसका लाइफ देखे वो रोज़ कहीं ना कहीं उसको भागना पड़ता था, उसके पीछे सब पड़े रहते थे। तो एक समय ऐसा है कि वो इटाली भी छोड़ देना पड़ा, वो स्विट्ज़रलैंड गए, इंग्लैंड गए, वहाँ से भी भागना पड़ा, बहुत सारे कंट्री में। वो उसका जीवन भी इतना बड़ा नहीं है, 52 ईयर्स ओनली। 18 साल के थे तब कोपरनिकस का किताब पढ़ा, 18 साल तो ऐसे ही चला गया था। फिर 20 22 साल तो ऐसे ही भागते फिरते चला गया, 8 साल तो जेल में चले गए,
बाद में तो शहीद हो गए। तो ऐसे इतना छोटा जीवन, उसमें भी ज़्यादा समय उसके भागते फिरते चला गया, इस कंट्री वो सिटी फलाना सिटी। तो जो धर्मगुरु उसके पीछे पड़े रहते पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ आते नहीं थे, वो वहीं से चले जाते थे। लेकिन जहाँ भी जाते थे वो कोपरनिकस का जो बात था वही बात करते थे कि ये सही है, ये बात सही है, पृथ्वी के बारे में सूर्य के बारे में जो भी बात है ये सही है और ये गलत है। एरिस्टोटल को टॉलेमी का जो सिद्धांत है वो गलत है, किताब में जो भी लिखा है, लेकिन कोपरनिकस का सिद्धांत सही है। तो करते लेकिन वो भागते फिरते थे, उसके नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखेंगे 18 साल का लड़का है, उसका तो कितना ख्वाहिश होगा कि मैं कुछ बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, मेरा घर होगा, अच्छी नौकरी करूंगा। लेकिन देखे कि उसका जीवन पूरा कहीं कहाँ चला गया उसको पता भी नहीं चला, ऐसे भागते फिरते। लेकिन खाने पीने के लिए भी एक दिन ऐसा है कि उसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वो तो छोटा मोटा ट्यूशन करते थे, जहाँ भी जाते थे तो ट्यूशन करते, उसमें थोड़ा तो पैसा मिलता था, उसके घर चला था। तो एक जगह एक स्टूडेंट को जो पढ़ाते थे, वो स्टूडेंट को डाउट हो गया कि ये यही उस लड़का है जिसको पूरी दुनिया, मतलब वो जो इटाली का जो पूरा धार्मिक लोग उसको खोजते हैं। तो लड़का ने बोल दिया, मतलब मैसेज दे दिया कि ये ब्रूनो यहाँ पर है। और धर्मगुरु ने पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया। 8 साल तक उसको जेल में रखा। और जेल में थे, उसको खाना कम दिया जाता था, पीने का पानी भी बहुत कम दिया जाता था। और उसको रोज़ पूछा जाता था कि आप अभी भी आप जो प्रचार करते हैं, धर्म के खिलाफ जो बात करते हैं, आप कोपरनिकस को सपोर्ट करते हैं, अब माफ़ी मांग ले तो आपको हम छोड़ देंगे। लेकिन ब्रूनो ने कभी माफ़ी नहीं मांगा। उसने बोला कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँ, मैं बोल दूँ कि चलो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके आसपास घूमता है, लेकिन पृथ्वी तो घूमने वाली है। अगर मैं बोलूँ कि ना बोलो, वो तो घूमती है, अपने नियम से घूमती है, मेरे बोलने से नहीं घूमती है। कोपरनिकस ने बोलने से वो नहीं घूमती है, वो अपने नियम से घूमती है। लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। 8 साल जेल में रहने के बाद भी वो माफ़ी नहीं मांगा। तो धर्मगुरुओं ने फिर उसको सज़ा दिया, मृत्युदंड। उस ज़माने में मृत्युदंड मतलब जिंदा जलाना, पूरा शहर का लोगों को इकट्ठा करना ताकि सब लोग देख पाए कि कितना उसको क्रूर उसकी हत्या की जाती है। एक खंबा ये करके उसको पूरा कपड़ा निकाल के नग्न करके उसको उल्टा बांध दिया, उल्टा करके पैर ऊपर है। फिर उसके मुंह में कपड़े का एक जो डूचा डाल दिया ताकि वो धर्मगुरु को डर था, अगर वो लास्ट में भी कभी कुछ बोल देंगे तो सब लोग सुन लेंगे। तो ब्रूनो ने जब उसको आग लगाना था, एक पादरी, बहुत सारे पादरी लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी ने बोला कि अभी भी आपके पास समय है, अब माफ़ी मांग लो तो आप मरने के बाद भी अगर आपको स्वर्ग मिल सकता है। हमारा जो यीशु है बहुत भले है, आप प्रायश्चित करेंगे तो मरने के बाद भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन ब्रूनो ने मना किया, उसके मुंह में तो डाला हुआ था, बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन उसने ऐसे ऐसे मुंह हिला के ये किया, मतलब मना किया। तो ऐसे ब्रूनो एक सिर्फ एक सत्य के लिए कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, एक ही बात को बताने के लिए, ये सत्य है, सत्य को जीवंत रखने के लिए ये पूरा मतलब अपने जीवन को शहीद कर दिया। शहीद की जो बात करते हैं, मीनाक्षी बहन ने तो बताया कि देश का शहीद है, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गया, देश की आज़ादी के लिए शहीद का नाम जानते हैं। लेकिन एक विज्ञान के लिए, सत्य के लिए जो शहीद हो गए उसके बारे में हम कम जानते हैं। और ऐसे ब्रूनो जैसे साइंटिस्ट, जैसे ब्रूनो के पहले भी एक साइंटिस्ट थे सर्वेटस, वो भी शहीद हुए थे। और सर्वेटस ने बताया था हमारा जो शरीर है, बॉडी जो है, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, सबसे पहले उसने बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। उसके बाद में तो बहुत सारा आविष्कार हुआ, ब्लड ग्रुप को जानकारी मिली। ब्लड को, जैसे मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरे ब्लड मेरे शरीर से बाहर निकल गया तो दूसरा मेरे मिलता जुलता ब्लड जो दूसरा इंसान का ब्लड मेरे शरीर में डाल सकते तो मेरा जीवन बच सकता है, मैं मर नहीं सकता हूँ, आज ये पॉसिबल है। लेकिन उसका जो प्राथमिक जो काम किया था वो सर्वेटस ने किया था। लेकिन तब भी यही मान्यता थी
ईश्वर ने हमारे शरीर में जो ब्लड बनाया है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसको नया ब्लड डाल नहीं सकते हैं, ये सब। तो सर्वेटस को भी उसका उसको मार दिया था, उसका भी मतलब वो भी शहीद हो गए थे। तो ऐसे अगर साइंटिस्ट का अगर मैं अगर नाम भी बोलूँ तो पूरा एक किताब लिख सकता है। इतने सारे लोग, करीब 5,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे विज्ञान के लिए। इसमें से जो कोपर्निकस ब्रूनो गैलीलियो, उसको बोलते हैं आधुनिक विज्ञान के प्रथम शहीद। तो प्राचीन युग और अर्वाचीन, जो रेनेसा के बाद जो बोलते हैं वो अर्वाचीन युग, नवजागरण काल जो है, उसके वो प्रथम शहीद थे। इसलिए हम ब्रूनो को, कोपर्निकस गैलीलियो को विज्ञान के शहीद बोलते हैं, प्रथम शहीद। ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, उसमें तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रूनो का तो ये शहीद हो गए। उसके बाद जो गैलीलियो की बात करें, गैलीलियो का जन्म, वो भी इटाली में जन्मे थे, पीसा नाम के एक शहर था। वो 1564 में उसका जन्म हुआ था। आज 15 फरवरी है, आज का दिन में 1564 में। 1564 तो साल में और दो लोग जन्मे थे, वो साइंस के नहीं थे, लेकिन शेक्सपियर का जन्म उसी साल हुआ था और माइकल एंजेलो का मृत्यु इसी साल हुआ था। तो ये साल भी इम्पोर्टेंट है ऐसे। तो गैलीलियो का जन्म हुआ, वो भी तो ये देवड़ में जाते थे, ईश्वर में श्रद्धा करते थे। लेकिन वहाँ जो पादरी भाषण आदि करते थे उसमें उसका कोई रस नहीं था, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो देखते रहते थे, वो बहुत जिज्ञासु बहुत थे। कुछ भी चीज़ है वो देखते रहते थे, कैसे होती है, क्यों होती है। उसका जो क्वेश्चनिंग माइंड, जो साइंस में बोलते हैं, क्वेश्चन होना, सवाल करना, वो विज्ञान का जो मूल बात है। तो वो गैलीलियो का ये था। तो देवड़ में जो झूमर होते थे, जो लटकते हैं ना डेकोरेशन के लिए, जो सजाते हैं, तो ऐसे जो पवन की लहरें जो आती थी तो ऐसे हिलता रहता था। तो गैलीलियो देखते रहते थे। तो सवाल हुआ कि कभी पवन ज़्यादा आने से वो ज़्यादा हिलता था, कभी पवन कम है तो छोटा हिलता था। लेकिन उसने देखा कि उसका जो ड्यूरेशन है, समय है, वो सेम ही है। अगर पवन की लहर की ज़्यादा बड़ी है तो उसका दोलन लंबा है, कभी वो छोटा है, लेकिन उसका समय जो है, ड्यूरेशन है, वो सेम है, एक समय है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये आप समझ लीजिए। जो हमारा घड़ी, जो पहले पुरानी वाली घड़ी का लोलक जो है, वो, हाँ, गैलीलियो का ये जो आविष्कार होने के बाद ही घड़ी बनी, लोलक वाला घड़ी। आज जो हम मोबाइल में जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें जो अणु घड़ियाँ बोलते हैं, उसका जो पाया जो है वो गैलीलियो ने डाला था। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जो देखते हैं जीपीएस, उसमें आइंस्टाइन का भी सिद्धांत है, लेकिन जो अणु घड़ियाँ उसमें जो काम करती है, उसका जो पहले, उसके पहले जो गैलीलियो ने ये दोलन का जो सिद्धांत बताया, उसी आधार पे ये काम करती है। तो आप देखिए, हमको लगता है कि ये बड़ा पत्थर है, वो छोटा पत्थर है। इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, तो आप देखें होता है ऐसे, मतलब पहले तो हमको लगता है कि ये बड़ा पत्थर है, ज़्यादा ये करता है, और ये छोटा पत्थर है, तो वैसे ही मैं करता हूँ। तो गैलीलियो ने ये बताया कि ज़्यादा वजन वाला पत्थर है या छोटा वजन वाला पत्थर है, उसमें उसका जो दोलन है, उसका समय में कोई अंतर नहीं रहेगा। उसका जो समय का अंतर बढ़ेगा वो ये रस्सी की जो हाइट है उसके साथ रिलेटेड है। उसका वजन कितना है और स्पीड कितना है, वो उसके साथ संबंध नहीं रखता है। ऐसे में अगर मैं दूरी छोटा कर देता हूँ, आप देखना ऐसे हिलता है। अगर मैं बड़ा कर देता है तो आप देखना, तो ये बड़ा धीरे धीरे होता है। छोटा है तो जैसे आप देखें चींटियाँ, कीड़ी कीड़ी देख, कीड़ी, इसको छोटे छोटे पैर होते हैं ना, ऐसे फटफट चलती है, ऐसा लगता है कि पूरा दौड़ कर जा रही है ना। और हम चलते हैं तो थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन कीड़ी से भी आगे चले जाते हैं। तो हमारे पैर लंबे हैं, जिराफ है उसका पैर और ज़्यादा लंबा है, तो उसको इतना स्पीड से चलने की ज़रूरत नहीं, वो और धीरे धीरे चलते हैं। तो ये जो पैर की तो लंबाई है उस हिसाब से हम चलते हैं। तो ये जो रस्सी की जो लंबाई है उस हिसाब से उसका दोलन का ये है, उसका जो समय है उसके से रिलेटेड है। तो इसका ये वजन कितना है, कम है या छोटा है, इसका स्पीड कितना है, वो इसका जो संबंध में नहीं है। तो इसी के आधार पर ये गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न साइंस का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसलिए गैलीलियो को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो को जो विरोध दिया गया वो आइंस्टाइन ने दिया था,
लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला जाए कि उसका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उसके पहले एक्सपेरिमेंट करने की बात आई नहीं थी। ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो लगा, ऐसे एरिस्टोटल बात करते हैं टॉलेमी, ये सब जो देखा और उसके आधार पे जो हमको लगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे बनती है, तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर ये सब होता था। लेकिन गैलीलियो के आने के बाद गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम ये किया कि निरीक्षण करके सही सत्य को नहीं मिलता है। कोई भी घटना है या तो कोई चीज़ है, कोई सिद्धांत है, उसका ऑब्जर्वेशन करना, परीक्षण बोलते हैं। तो गैलीलियो का फर्स्ट परीक्षण, पहला एक्सपेरिमेंट। उसका दूसरा भी एक बात है, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है जो एरिस्टोटल का एक बात था कि छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर है। अगर ये दोनों पत्थर को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ एक साथ, तो कौन सा पत्थर नीचे गिरेगा? बड़ा पत्थर नीचे, छोटा पत्थर है, एक साथ में इसको नीचे छोड़ता हूँ। तो एरिस्टोटल ने बताया था कि ज़्यादा वजन है, हमको भी ऐसा ही लगेगा पहले नज़र देखने से कि ज़्यादा वेट वाला जो पत्थर है वो पहले नीचे गिरेगा, कि गुरुत्वाकर्षण तो है तो वो जल्दी खींचेगा उसको। छोटा है तो बाद में गिरेगा। वो एरिस्टोटल का मान्यता था, वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे इसको थ्योरी दिया था। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम ये बताया एक्सपेरिमेंट करके कि ऐसा नहीं होता है। 1 ग्राम वजन लो, 1 किलोग्राम वजन लो, या 100 किलो वजन लो, या 100 टन वजन लो, वजन के आधार पे उसका गिरने का जो है वो अलग नहीं है, साथ में गिरेंगे। जैसे बॉल पेन है, डायरी है, तो डायरी का वजन ज़्यादा है, अगर मैं साथ, यहाँ पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, अगर बाद में मैं बता सकता हूँ एक्सपेरिमेंट करके भी आपको। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट गैलीलियो का। और ये एक्सपेरिमेंट जब उसने किया तब भी कोई मानते नहीं थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पीसा का जो मीनारा है, झुलता मीनारा है, थोड़ा टिल्टेड है, वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तब सब लोग माने कि ये सही है। लेकिन जो एरिस्टोटल का जो सिद्धांत था, 2000 साल तक सब यही पढ़ते आ रहे थे कि ज़्यादा वेट है वो चीज़ नीचे पहले नीचे गिरेगी, कम वेट वाली चीज़ बाद में नीचे गिरेगी। लेकिन गैलीलियो ने पूरा ये चेंज कर दिया एक्सपेरिमेंट करके। तो गैलीलियो का सबसे जो बड़ा जो प्रदान है साइंस में, वो यही है कि एक्सपेरिमेंट करके देखना और उसको वेरीफाई करना। तो विज्ञान के जो 3 मूलभूत सिद्धांत है उसका स्थापना किया गैलीलियो ने। पहले निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना चीज़ का, बाद में उसका एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसका वेरिफिकेशन भी करना। एक्सपेरिमेंट कर दिया तो पुरवार हो गया, साबित हो गया, ऐसा नहीं। वेरिफिकेशन जैसे बोलते ना इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ जिस नियम से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, तो अहमदाबाद में इस नियम से काम करते हैं, तो गांधीनगर में कौन से नियम से हो रहे हैं, अमेरिका में कौन सा नियम का, सब जगह इसका एक्सपेरिमेंट करके उसका वेरिफिकेशन करते हैं अलग अलग कंडीशन में देख के। तो उसका वेरिफिकेशन है वो गैलीलियो ने सबसे पहले स्थापित किया। गैलीलियो का दूसरा जो बात है कि उस ज़माने का जो आज से मतलब 500 550 पहले का जो ज़माना था, उसका जो परिवेश था, सामाजिक परिस्थिति, हम मतलब किसी भी इंसान का जो अगर मूल्यांकन करते हैं कि किस परिस्थिति में काम किया, तो उस ज़माने का हम देखना पड़ेगा कि किस परिवेश में काम किया, उसको किसे स्ट्रगल किया। जैसे हमें स्कूली जो हमारे स्कूल का जो एजुकेशन है, हम गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं, उसका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिद्धांत के सिद्धांत का जो आविष्कार करने के लिए कौन सी परिस्थिति से गुजरे, उससे क्या क्या स्ट्रगल किया, कौन सा दृष्टिकोण अपनाया अपने जीवन में, ये हम नहीं पढ़ाते हैं। टेलीस्कोप उसका जो टेलीस्कोप को बनाया गैलीलियो ने, वो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे बनाया, कितना स्ट्रगल किया, वो हम स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं। इसलिए विज्ञान को हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जो उसका सिद्धांत है उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो गैलीलियो ने जो कॉलेज में प्रोफेसर थे, पीसा की एक यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ाते थे, उसमें उसका पढ़ाने का जो तरीका था यही तरीका था, वैज्ञानिक अभिगम जीवन में कैसे अपनाना है। तो उस वहाँ से उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि जो धार्मिक जो नियम थे उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। उसके अलग वो ऐसे गणित का और फिजिक्स, मतलब उस समय तो आज जो सब्जेक्ट होते हैं उस हिसाब से नहीं था, लेकिन गणित था, फिर मैथमेटिक्स, उसके वो प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था। तो खाने पीने का तो कुछ था नहीं, और तो कोई नौकरी देंगे नहीं, धर्म का जो विरोध करते हैं उसको तो कौन नौकरी देंगे। तो वो फिर जो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, जैसे
हम बोलते कंपास बॉक्स तो दिशा दिखाता है, वो सबसे पहले गैलीलियो ने बनाया था। थर्मोमीटर जो बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, तब वो थर्मोमीटर इस तरह का नहीं बनाया था, पर उसका लेकिन प्रारंभिक जो था वो सबसे पहले गैलीलियो ने बनाया था। टेलीस्कोप सबसे पहले गैलीलियो ने बनाया था। उस ज़माने में एक व्यक्ति था, उसने चश्मा का आविष्कार किया था कि चीज़ बड़ी दिख सकती है नंबर आने से। तो गैलीलियो ने देखा कि अगर ये छोटी चीज़ बड़ा दिख सकता है, तो उसने ऐसा किया कि अलग अलग लेंस, जो बहिर्गोल लेंस, अंतर्गोल लेंस, अलग अलग डिस्टेंस पर रख के एक पाइप जैसा लिया, एक लेंस यहाँ फिट किया तो कुछ डिस्टेंस पे यहाँ फिट किया, आगे पीछे करके देखा कि बहुत दूर एक चीज़ है, जैसे समुद्र में जहाज है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन टेलीस्कोप से देखा तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो वो उसका प्रारंभिक टेलीस्कोप था। उसके बाद बड़ा टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप से सबसे पहले चंद्रमा को देखा उसने। वो देखने के बाद पूरा दुनिया, जो ब्रह्मांड का जो पूरा ये था, वो पूरा बदल गया। कोपर्निकस का बात जो था, गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम में किया कि कोपर्निकस सही है। उसने सबसे पहले यही बताया कि कोपर्निकस का बात सही है, ब्रूनो सही है। तब से उसने पूरा ये टेलीस्कोप की मदद से सब लोगों को इकट्ठा करके दिखाना शुरू किया। लेकिन सब लोग मान नहीं पाए कि आपने कुछ गड़बड़ करके हमको कुछ गलत गलत दिखा रहे हो, कि चंद्रमा तो इतना खड्डे है, जो हमको काला धब्बा दिख रहा है, वो तो पूरा खीण है, पर्वत है, तो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है, आप कुछ गलत कर रहे हो। तो वही जो ब्रूनो का हालत हुआ, गैलीलियो का भी यही, उसको जेल में डाल दिया गया। उसको सज़ा, मतलब फांसी, मतलब ये मौत की सज़ा तो नहीं दी गई, लेकिन जेल में डाल दिया। उसके बाद उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, पैरालिसिस भी हो गया था, आँखों का रोशनी भी चला गया था। सूरज के सामने देखते देखते, सूरज में एक ब्लैक स्पॉट होता है, सन स्पॉट कहते हैं, हम अभी टेलीस्कोप से देख सकते हैं। उस ज़माने में लेकिन डायरेक्टली नहीं, उसका सन को डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, एक फिल्टर होता है। उस ज़माने तो गैलीलियो को पता भी नहीं था, लेकिन वो डायरेक्ट देखते थे, एक आविष्कार करने के लिए रोशनी चला गया था। तो वो जो जेल में डाल दिया, उसके बाद तबीयत इतना ख़राब हो गया, 70 साल उसका हो गया था, बहुत उम्र तो हुई। तो फिर उसको मंजूरी मिला कि अपने घर में रहेंगे, लेकिन नज़र कैद में रहेंगे, उसको कोई मिल नहीं सकते इस जगह। तो वहाँ घर में बैठे बैठे भी वो लिखते रहते थे। और पहले तो लिखने का इजाज़त नहीं था, लेकिन बाद में बहुत करने के लिए इजाज़त दिया गया, कुछ उसको पेज दिया गया, कागज़ और पेंसिल दिया गया। तो लेकिन वो जो लिखेंगे वो उसको दिखाना पड़ेगा, उसको जो चौकी करते थे वो दिखाना पड़ेगा, आप जो लिखते हैं। तो गैलीलियो ने आइडिया लगाया, जो पेज था, कुछ पेज में वो ऐसा लिखता था कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और कुछ पेज का छोटा छोटा, इसका बहुत छोटे छोटे अक्षर में अपना जो लिखना था, साइंस का जो बैठे विचार करते थे, देखते थे, आविष्कार करते थे, वो उसमें लिखते रहते थे। और कुछ उसका दोस्त लोग जो थे, उसको मिलने का परमिशन था, वो छोटा छोटा कागज़ उसको देते रहते थे, इस तरह के। और वो इतना इकट्ठा हुआ कि उसका पूरा किताब बना बाद में, और वो छपा बाद में। तो ये गैलीलियो का पूरा जीवन, लास्ट जो 8 ईयर्स है, वो ऐसे ही जेल बोलो या तो नज़र कैद में गया। लेकिन लास्ट ईयर जो था, उसका जो कुछ दोस्त लोग थे, एक पादरी भी थे, उसने बोला कि आपने टेलीस्कोप तो बन गया है, बहुत सारे लोग टेलीस्कोप से भी आविष्कार कर रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़े साल में आपने जो बोले हैं वो सही हो जाएगा, आप अगर माफ़ी मांग लेते तो थोड़ा अच्छे से रह सकते हैं। गैलीलियो ने उसको जवाब दिया कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि सही बात तो आज नहीं तो कल वो सही होने वाली है, कोपर्निकस सही साबित होने वाले हैं, लेकिन मैं माफ़ी मांग लूँ, मुझे कोई माफ़ करेंगे? आने वाली दुनिया मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये गैलीलियो का जवाब था उसका। उसका जो दोस्त ने उसको जवाब दिया कि मैं माफ़ी मांग लूँ, लेकिन पूरी दुनिया मुझे माफ़ नहीं करेंगे, कि एक थोड़ा अच्छा जीने के लिए एक जो सही, जो मैं खुद जो मान रहा हूँ, जिसका मैं आविष्कार किया है, वो मैं क्या जो पादरी लोग हैं उसको चरण में धर दूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे पूरा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते हैं, जो उसका व्यक्तिगत जीवन जो ऐसे बोलते हैं, वो पूरा ऐसे हमारी भाषा में उसको बर्बाद ही कर दिया। लेकिन पूरा विज्ञान को एक नई दिशा देके गए, समाज को पूरा नई दिशा देके गए। उस ज़माने का जो रूढ़ी था, मतलब रूढ़िवादी चिंतन था, पुराना चिंतन था, अंधश्रद्धाएँ थी, वो सबको खारिज करके एक नया चिंतन दिया, नया विचार दिया उसने।
और विज्ञान की दुनिया में पूरा जो उस ज़माने में जो चलता था उसको सामने नया विज्ञान का एक स्थापना किया। जैसे विज्ञान का जो मूल्य जो बोलते हैं नैतिक मूल्य उसका भी उसने स्थापना किया। ये माफ़ी नहीं मांगा। बहुत सारे लोग थे ब्रूनो के साथ जो ब्रूनो को सही मानते थे, उसको अंदर से सपोर्ट करते थे, लेकिन वो ब्रूनो को खुल्लाम सपोर्ट नहीं कर पाए थे। वो गैलीलियो ये सब जानते थे, लेकिन गैलीलियो ने कभी माफ़ी नहीं मांगा। तो ये पूरा गैलीलियो का जीवन था। लेकिन आज जो हम इतने साल के बाद भी हम याद करते हैं गैलीलियो को, जैसे ब्रूनो शहीद हुए 400 साल से भी ज़्यादा हो गया, कोपरनिकस का 500 550 साल हो गए। आज का हमारा समाज कैसा है ये तो मैं अगर बताऊँ, कल का न्यूज़पेपर में एक है, एक जो आज की जो भी जो अंधश्रद्धाएँ चलती है, 3 साल की एक लड़की बच्ची तो बोलते हैं उसका बलि दिया गया। मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूज़पेपर, और हफ्ते में 15 दिन में एक न्यूज़ आता ही है कि एक लड़के का बलि दिया गया अंधश्रद्धा की वजह से। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं चलती है। जैसे महिला ने लड़की का जन्म दिया तो उसको घर से निकाल दिया कि हमको लड़का चाहिए, अपने आप में कुछ खामी है, तुम लड़कियां पैदा कर रही हो, तो उसको ये करते हैं। जैसे नाच जात का भी, वो भी तो एक गलत मान्यता है। जैसे डार्विन का भी बात करें, 12 फरवरी डार्विन का जन्मदिन है, तो ईश्वर ने कुछ लोगों को अच्छा बनाया है, कुछ लोगों को नीची जाति के बनाए हैं, कुछ लोग खास है जो ऊपर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे है। ये सब आज भी तो सब मान्यताएं समाज में चल रही है। जो सर्वेटस की बात की, ब्लड का जो बात किया, तो में एक हिंदी फिल्म है सुजाता करके, शायद एक फिल्म है, उसमें एक महिला है, एक उसकी खुद की एक लड़की है, एक दूसरी एक लड़की है जो अलग कास्ट की है। वो महिला जब बीमार होती है उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है किसी का ब्लड उसको नहीं चढ़ सकता है, जो ब्लड ग्रुप है मैच नहीं होता है। तो जो बाहर की लड़की जो उसने पाल के बड़ी की है, उसके माँ बाप नहीं थे, उसका ब्लड ग्रुप मैच होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये लड़की का ब्लड निकाल के आपके बॉडी में ये करेंगे तो आप जी पाएंगे। सब लोग तो ये हो गया कि नहीं, ये तो नीची जाति की लड़की है, उसका ब्लड मेरे शरीर के अंदर कैसे हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये महिला को सब लोग प्यार भी करते थे, तो बाद में तय हुआ कि ठीक है उसका ब्लड हम कर लेंगे। तो ये जो नात जात का जो हम बोलते हैं वो समझ में कहीं है नहीं। साइंस ने ये सब पूरा नेस नाबूद कर दिया है। कोई नीची जाति बड़ी जाति, कोई वाइट है ब्लैक है, जो भेदभाव चलते हैं, ये साइंस ने पूरा एकदम ये कर दिया है। तो लेकिन आज भी ये सब चलते हैं। ऐसे कुछ मान्यताएं ऐसी भी चलती है कि हमारे बड़दादा ने पूरा जो आविष्कार किया था, हमारा जो ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है, वो पहले से ही हमारे पास है। आज जो आप कर रहे हो नया कुछ नहीं है। जैसे इसरो का हमारा चेयरमैन है, वो भी ऐसे बोलते हैं, जैसे उसने तो नाम के साथ किया। गैलीलियो न्यूटन ये लोगों ने तो हमारा वेद में जो लिखा हुआ था वो पढ़ के चोरी करके सब सिद्धांत लिखे हैं, दिए हैं। एक एक साइंस का इसरो का चेयरमैन ये बोलते हैं तो लोग क्या मानेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये तो इतने बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं, तो लोग जो अंधश्रद्धा मानते हैं अलग बात है, मैं समझता हूँ। क्योंकि लोगों और एक साइंटिस्ट एक बड़े पैद पे जो बैठे, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, वो जब ये बात करते हैं वो सबसे गलत बात है। इसरो का स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था। उसने तो बहुत सारा पढ़ाई किया था, बहुत सारा किया था, संस्कृत ग्रंथ भी बहुत सारे पढ़े थे हमारे। कभी वो नहीं बोले कि हमारे ग्रंथ में सब लिखा हुआ था, कभी बोले नहीं तो। लेकिन अभी के चेयरमैन ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट भी ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे तो ये सब थे, हमारा जो अभी शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें भारतीय प्रणाली लागू करना है, कि हमारा जो वैदिक परंपरा है उसमें जो साइंस था वो साइंस पढ़ाना है, इसलिए डार्विन का थ्योरी को निकाल दिया गया। न्यूटन का सिद्धांत है, एक साइंटिस्ट ने तो जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था बोले कि न्यूटन का जो सिद्धांत है न्यूटन लॉज, उसका हमारे देश के एक नेता है उसके नामकरण दिया जाएगा, न्यूटन का नाम निकाल के। मतलब इस तरह का बात चल रही है। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ये सब चलता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स है वो डिग्री लेके मैं इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गए,
लेकिन विज्ञान जो है, जो मीनाक्षी बहन ने इंट्रोडक्शन में बताया है, विज्ञान के साथ है वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अभिगम, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, ये विज्ञान का मूल बात है। हम ब्रूनो कोपर्निकस गैलीलियो को जो बात किया, उसका मूल जो बात है, वो आविष्कार किया, लेकिन वो किस तरह किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वैज्ञानिक अभिगम, जीवन में विज्ञान को अपनाना, समाज में अपनाना, ये विज्ञान का मूल बात है। टेक्नोलॉजी जो है वो तो विज्ञान का सिद्धांत जो है उसको समाज में लागू करने के लिए, जैसे पेन में जो सिद्धांत काम करते हैं, वो पेन है टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है, लिखते हैं, इंक यहाँ निकलते हैं, वो साइंस का एक बेसिक लॉ है, उसका है पीछे है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को विज्ञान मानते हैं। प्लेन है, ट्रेन है, मोबाइल है, ये हम विज्ञान समझते हैं टेक्नोलॉजी को। लेकिन विज्ञान का जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक साइंस जो बोलते हैं, वो बेसिक साइंस को हम ये नहीं करते हैं। इसलिए जो आज इतने सालों के बाद जो अंधश्रद्धाएं चलती आ रही है, इसका मूल कारण यही है, मैं मानता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, लेकिन मूल जो साइंस है, क्वेश्चन खड़ा करना। जैसे गैलीलियो खुद जो बोलते हैं, उसने जो आविष्कार किया था, ये सिद्धांत दिया था, वो कभी नहीं बोले कि ये फाइनल है, सनातन सत्य रहेगा, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। उसका अपने सिद्धांत में खुद भी उसको इम्प्रूव करते रहे कि नहीं ये तो गलत है, उसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये विज्ञान का मूल बात है। विज्ञान को जीवन में अपनाना एक फिलोसॉफी है, विज्ञान का जो फिलोसॉफी है, जीवन जीने का हमारा तरीका है, वो वैज्ञानिक रहना चाहिए। ये विज्ञान का मूल बात है। और ये बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।